हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पीयूष जेई मैथ में। और बच्चा पार्टी, मैंने जैसा आप लोगों को पहले कमिट किया हुआ है कि मैं आज फिर से फंक्शन का लेक्चर 6 लेकर आया हूँ, जो मैथमेटिक्स फॉर जेई एडवांस बेस्ड है और जिसको जी तिवानी जी ने लिखा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा समय को बर्बाद न करते हुए आइए अपने क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो नमस्कार, माई सेल्फ पीयूष कुमार पांडे, और मैं पिछले 8 सालों से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ और माँ सरस्वती की कृपा है कि सब कुछ अभी तक अच्छा चल रहा है। तो आई होप बच्चा पार्टी आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी पसंद आ रहा होगा, और यह जो सिंगेज की सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया है ये आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा होगा। तो यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर से लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और हम और नए नए वीडियोस और नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस होने में मदद मिलेगा। तो आइए बहुत ज़्यादा समय को बर्बाद न करते हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का क्लास क्या है? हमारा आज का क्लास है मैथमेटिक्स फॉर जेई एडवांस फंक्शन सिंगेज लेक्चर 6 बाय मिस्टर पीयूष कुमार पांडे, मैथ एक्सपर्ट। पिछले 8 सालों से मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो आइए, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन कि करना क्या है और मैं कौन हूँ। अब आगे अपनी बात को स्टार्ट करते फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। तो बड़ा पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि इफ g such that -2 to 2 approaches to all real number where f of x is equal to x cube plus 10x plus x square plus 1 by p is an odd function, then the value of parameter p is, है ना, where box denotes the greatest integer function। कह रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन है बेटा, f of x is equal to x cube plus 10x plus greatest integer x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन। अब हमें क्या करना है? हमें बताना है कि ये पूरा का पूरा फंक्शन अगर से ऑड फंक्शन हो तो p की क्या पॉसिबिलिटी बनेगी। तो बड़ा पहले समझो कि किसी भी पॉलिनोमियल में अगर से जैसे यहाँ पर x है और पावर ऑड है तो यह बेटा एक ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, ये एक ऑड फंक्शन हो गया। tan एक ऑड फंक्शन होता है। और एक और बात, जब ऑड फंक्शन में ऑड फंक्शन ऐड किया जाता है तो बड़ा रिजल्ट ऑड फंक्शन आता है। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी भी टाइप का फंक्शन नहीं होता, नाइदर इवन नॉर ऑड। तो बड़ा सोचो कि x क्यूब ऑड है, 10x ऑड है और ग्रेटेस्ट इंटीजर नाइदर इवन नॉर ऑड होता है। तो यदि हमें फंक्शन को ऑड बनाए रखना है तो हमें ये वाला टर्म एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर को एलिमिनेट करेंगे कैसे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तभी एलिमिनेट होगा जब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाए? 0 की इक्वल। अब किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 की इक्वल तभी होती है जब उसका इनपुट 0 से 1 के बीच में होता है। यानी कि x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p यदि प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाए तो डेफिनेटली ये जो हमारा फंक्शन f ऑफ x होगा ये हमारा कैसा फंक्शन हो जाएगा? एक ऑड फंक्शन हो जाएगा। तो अब मैंने एक वर्ड या टर्म यूज किया, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है बेटा कि जहां पर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर ऑलवेज बड़ा हो। क्यों? क्योंकि हमें x की वैल्यू यानी इनपुट 0 से 1 के बीच में चाहिए। तो सोचो बेटा कैसे पता करेंगे कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ऑलवेज बड़ा होगा। तो देखिए यहाँ पर बड़ी सिंपल सा फंडा है कि जो हमारे पास x की वैल्यू है वह -2 से 2 के बीच में है। ठीक है, हमने दोनों साइड का स्क्वायर कर लिया। स्क्वायर करने पर जो x की वैल्यू होगी वह 0 से 4 के बीच में आएगा। फिर मैंने दोनों साइड ऐड कर लिया तो 1 ऐड कर लिया। तो जब मैं 1 ऐड करूंगा तो x स्क्वायर प्लस 1 की जो वैल्यू होगा वह 1 से 5 के बीच में आएगा। अब बेटा क्या कह रहा है? न्यूमरेटर आ गया 1 से 5 के बीच में, और यदि हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर को एलिमिनेट करना है तो जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो न्यूमरेटर से ऑलवेज बड़ा होना चाहिए। तो सोचिए, अगर से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ऑलवेज बड़ा होना चाहिए तो यह तभी
पॉसिबल होगा जब न्यूमरेटर के मैक्सिमम वैल्यू से भी डिनोमिनेटर बड़ा हो। यानी न्यूमरेटर का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 5 और डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब कि p जो होगा वो 5 से भी क्या होना चाहिए बड़ा, यानी p इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 5। अगर से p इज ग्रेटर देन 5 हो जाए तो ऐसे केस में यहाँ पर कुछ भी इनपुट डाला जाएगा उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑलवेज 0 रिटर्न करेगा, और ऐसे केस में ये जो हमारा फंक्शन होगा यह एक ऑड फंक्शन हो जाएगा। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है, चलिए तो नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इफ f of 2x plus y by 8 comma 2x minus y by 8 is equal to x comma y, then f of m comma n plus f of n comma m is equal to 0 किसके लिए होगा ये आपको बताना है। तो बड़ा सोचो कि हमारे पास जो फंक्शन दिया है वो दिया है 2x plus y by 8 comma 2x minus y by 8 इज इक्वल टू x इंटू वाई। और एक चीज सोचो कि जब हम कोई भी फंक्शन लिखते हैं तो कोशिश करते हैं कि यहाँ पर एक ही वेरिएबल हो तो ज़्यादा बेहतर है, इन दोनों प्लेस पर एक ही वेरिएबल हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग 2x प्लस वाई बाई 8 को एक वेरिएबल मान लेंगे t, इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया, और 2x माइनस वाई बाई 8 को दूसरा वेरिएबल मान लेंगे u। अब इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये हो जाएगा बेटा कि हम लोग इसको लिख देंगे f ऑफ t कॉमा u। तो सोचिए जब हम किसी भी फंक्शन का वेरिएबल चेंज करते हैं तो x और y भी चेंज होगा, यानी x और y को भी हमें t और u के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो बेटा x और y को भी t और u के फॉर्म में लिखने के लिए हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करना पड़ेगा? सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए बेटा प्लस और ये है माइनस y बाई 8 वाला टर्म, तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे। तो जब ऐड करेंगे बेटा तो y बाई 8 से y बाई 8 की लग गई। अब 2x प्लस 2x कितना आ जाएगा? 4x इज इक्वल टू हो जाएगा t प्लस u। अब यह 4 मल्टीप्लाई यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा t प्लस u बाई 4। ठीक है, t प्लस u बाई 4, ये तो आ गया x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट करूं तो हमें y मिल जाएगा क्या? तो चलिए पुट करके देखते हैं। x की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो क्या होगा? 2 इंटू टी प्लस यू बाई 4 प्लस y बाई 8 इज इक्वल टू t। सही है। अब देखो बड़ा यहाँ से कट करेंगे तो 2 2 जा 4, t प्लस यू बाई 2 पॉजिटिव था, राइट में जाके नेगेटिव, तो y बाई 8 इज इक्वल टू आ जाएगा t बाई 1 माइनस t प्लस यू बाई 2। अब बेटा यदि मैं यहाँ से चाहूँ तो क्या मैं 1 और 2 का एलसीएम ले सकता हूँ? तो 1 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 2। तो देखिए ये क्या आएगा? ये आएगा 2t माइनस t माइनस यू। तो 2t में से बेटा t जाएगा तो t बचेगा और t माइनस यू बाई 2 आ जाएगा, और यह 8 डिवीजन था, यहाँ पर जाके मल्टीप्लीकेशन। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा t माइनस यू बाई 2 इंटू 8। सही है, और ये 2 4 जा हो जाएगा 8। तो बेटा y की वैल्यू क्या आ जाएगा? 4 इंटू टी माइनस यू। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू मिल गया और साथ ही साथ हमें y की वैल्यू मिल गया। तो बेटा जब हमें x और y की वैल्यू मिल गया तो अब मैं यहाँ पर पूरा का पूरा चेंजेस कर सकता हूँ फंक्शन में। कैसे चेंजेस कर सकता हूँ? तो फंक्शन में इस तरीके से चेंजेस कर सकता हूँ बेटा कि मैं लिखूंगा f ऑफ t कॉमा यू इज इक्वल टू x, मतलब t प्लस यू बाई 4 इंटू वाई, मतलब t माइनस यू इंटू 4। तो बेटा इस 4 से इस 4 की तो लग गई, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो f ऑफ t कॉमा यू क्या हो जाएगा? f ऑफ t कॉमा यू हो जाएगा t स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब बेटा सोचो ये तो हमें f ऑफ t कॉमा यू मिल गया, जबकि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? f ऑफ m कॉमा n की। तो बेटा जब हमें f ऑफ m कॉमा n की वैल्यू निकालनी है, मतलब t की जगह पर m रखेंगे और n की जगह पर u, तो बेटा ये आ जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। फिर उसी बात रिवर्स कर लेते हैं, यानी अब हम t की जगह पर m रखेंगे और u की जगह पर m, तो बेटा ये क्या आ जाएगा? n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब यदि बेटा मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूं तो देखिए क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड में तो आ जाएगा f ऑफ m कॉमा n प्लस f ऑफ n कॉमा m
इज इक्वल टू, अगर से राइट हैंड साइड में ऐड करें तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर की लग गई, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर से एम स्क्वायर की लग गई, तो बेटा यहाँ पर तो आ गया रिजल्ट 0। इसका मतलब m और n कुछ भी हो, अगर से मैं इनका रिवर्स ऑर्डर करके ऐड करता हूं तो रिजल्ट ऑलवेज क्या होगा 0। यानी यहां से आप बोल सकते हो कि डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जो हमारा डी ऑप्शन है वो एब्सोल्युटली क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो बेटा जब डी ऑप्शन हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है तो इस तरीके से हम एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा, दिस क्वेश्चन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो हमारे फंक्शन का इनपुट है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। फंक्शनल इक्वेशन क्या दिया है, f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y माइनस एक्स वाई माइनस 1 फॉर ऑल x कॉमा y बिलोंग्स टू रियल नंबर। f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 दे रहा है, तो कह रहा है कि नंबर ऑफ सोल्यूशन बताना है कब, जब हम नेचुरल नंबर डालें तो आउटपुट भी नेचुरल नंबर आए तब। तो कितने सोल्यूशन होंगे, तो बेटा देखो एक्सप्रेशन में क्या है, f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई माइनस एक्स वाई माइनस 1। तो बेटा यदि मैं x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 पुट करूं तो बेटा ये 2 हो जाएगा क्या, देखिए एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1 माइनस 1, सही है। अब बेटा देखो एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 1, तो बेटा ये आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 1 एंड फाइनली क्या आ जाएगा 0। तो देखो बेटा जब मैंने नेचुरल नंबर 2 डाला तो रिजल्ट 0 आया, जबकि इक्वेशन हम तभी सॉल्व मानेंगे जब जैसा मैंने इनपुट डाला है वैसा ही हमारे पास क्या है आउटपुट, और वो भी किसके लिए, नेचुरल नंबर के लिए। तो ये तो पॉसिबल हुआ नहीं, चलिए ठीक है। अब हम क्या करते हैं, x की जगह पर डालते हैं 2 और y की जगह पर डालते हैं 1, मतलब f ऑफ 3 की वैल्यू निकालते हैं। तो x की जगह पर 2 डाला तो बेटा f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 1 माइनस 2 माइनस 1। अब देखो बेटा क्या होगा, f ऑफ 2 की वैल्यू तो था 0, f ऑफ 1 की वैल्यू क्या था, f ऑफ 1 की वैल्यू था 1, और क्या हो जाएगा -2 -1, और बेटा यहाँ से आ गया -2। अब देखिए जब मैंने 3 डाला बेटा तो इसका जो आउटपुट है वो नेगेटिव आया, तो यहाँ पर भी कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, x की जगह पर डालते हैं 3 और y की जगह पर डालते हैं 4, यानी हम लोग f ऑफ 4 की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या आएगा, f ऑफ 3 प्लस f ऑफ 1 -3 -1। तो बेटा f ऑफ 3 की जगह पर हम लोग क्या डाल सकते हैं, f ऑफ 3 की जगह पर डालेंगे -2, f ऑफ 1 की जगह पर डालेंगे +1 और -3 -1 हो जाएगा। तो बेटा इस तरीके से आ जाएगा -5। इसका मतलब हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि बेटा जैसे जैसे हम लोग इनपुट में नेचुरल नंबर डाल रहे हैं वैसे वैसे आउटपुट नेगेटिव आ रहा है, जबकि ये कह रहा है कि आउटपुट भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। इसका मतलब कि यहां से तो कोई भी सोल्यूशन मिलने वाला है नहीं, यानी कि देयर इज नो सोल्यूशन, देयर इज नो सोल्यूशन। लेकिन यह एक जो कंडीशन दिया है, यह कंडीशन तो अपने आप में एक सोल्यूशन है ना बेटा। क्यों, क्योंकि जब मैंने 1 नेचुरल नंबर डाला तो आउटपुट भी आ रहा है 1, तो यानी कि यह एक सोल्यूशन होगा, बाकी और कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ सोल्यूशंस आर देयर, द करेक्ट आंसर इज देयर आर ओनली 1 सोल्यूशन, ओनली 1 सोल्यूशन, सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन होगा। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो बेटा कि योर बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जो बी ऑप्शन होगा वो एब्सोल्युटली क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए तो नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे। बच्चा पार्टी थोड़ा सा हमें यहाँ पर दिक्कत हुआ है, खैर कोई बात नहीं, दिक्कत का हम लोग समाधान भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द रेंज ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर मॉड x अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर मॉड x। यानी हमारे पास फंक्शन क्या है, हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर मॉड x डिवाइडेड बाई e टू द पावर x प्लस e टू द पावर मॉड x। हमें इसका रेंज बताना है। तो बेटा एक चीज याद रखो, जब भी आपको किसी भी फंक्शन का रेंज बताना हो और उसमें स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन हो तो सबसे पहले आप उसको स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन से फ्री करिए। अब मॉड x को फ्री करने का तो आपको पता ही है कि x लेस देन जब 0 होता है बेटा
तो यहाँ पर जो आपका x है वह निगेटिव के साथ खुलता है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ये आ जाएगा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। लेकिन अगर से वहीं पर यह x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो जाए तो बेटा जो मॉड होता है वो एज इट इज खुलेगा। अब सोचो बेटा, यदि यहाँ पर मॉड एज इट इज खुल जाए तो e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x होगा, और e टू द पावर x में से e टू द पावर x माइनस करेंगे तो 0 अपॉन एनी नंबर, 0 अपॉन एनी नंबर, रिजल्ट क्या होता है 0। तो बेटा ये तो आ गया 0, यानी कि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए जो फंक्शन होगा वह ऑलवेज 0 होगा। हमें x लेस देन 0 के लिए रेंज निकालना है। तो बेटा हाउ कैन वी कैलकुलेट द रेंज फॉर x लेस देन 0। तो मान लेते हैं कि यह y इज इक्वल टू है e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। मैंने ऊपर नीचे e टू द पावर माइनस x से डिवाइड कर लिया, तो जब डिवाइड करेंगे बेटा क्या आएगा, e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2x प्लस 1। सही है। अब एक चीज़ सोचो बेटा, यदि हम लोग इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, मतलब सेपरेशन के फॉर्म में करें, तो हम लोग इसको 1 माइनस 2 अपॉन e टू द पावर 2x प्लस 1 लिख सकते हैं। ये तो मैंने यहाँ पर लिख दिया भाई। अब जब ये मैंने लिख दिया बेटा, तो देखो x लेस देन 0 के लिए मैं यदि e टू द पावर x का ग्राफ बनाऊं या e टू द पावर 2x का ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ बनेगा। अब बेटा x लेस देन 0 के लिए यदि आप e टू द पावर 2x का आउटपुट देखिएगा तो 0 से लेकर 1 तक आएगा, यानी कि जो e टू द पावर 2x का ग्राफ होता है बेटा वह लेस देन 0 के लिए 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। फिर हमें दोनों साइड 1 ऐड करना है, तो जब 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा e टू द पावर 2x प्लस 1 इज लाइन बिटवीन 1 से 2। अब बेटा हमें रेसिप्रोकल करना है, तो रेसिप्रोकल करना है तो ये चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 1/2 से 1 बाई e टू द पावर 2x प्लस 1 से 1। फिर बेटा हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के मल्टीप्लीकेशन में अगेन ये रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -1 से एक काम करते हैं -2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो -2 से -2 अपॉन e टू द पावर 2x प्लस 1 से क्या आ जाएगा -1। और बेटा फिर क्या करना है, फिर हमें इसमें 1 ऐड करना है, क्योंकि फाइनली तो हमें यहाँ तक पहुँचना है ना, तो हमें 1 ऐड करना है। तो बेटा जब हम सब में 1 ऐड करेंगे तो ये होगा -1 से 1 प्लस -2 अपॉन e टू द पावर 2x प्लस 1 से क्या आ जाएगा 0। यानी बेटा अगर से x लेस देन 0 के लिए फंक्शन का रेंज पूछें तो फंक्शन का रेंज आता है -1 से 0। तो यहाँ पर तो कह रहा है 0 को छोड़ना है, जबकि ग्रेटर देन 0 के लिए 0 को हमें लेना है। तो बेटा फाइनली अगर से हम रेंज निकालें तो रेंज क्या आ जाएगा, रेंज बिलोंग्स टू हो जाएगा -1 से 0 पे क्लोज, -1 से 0 पे क्लोज। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो बेटा कि योर सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जो हमारा सी ऑप्शन है वो एब्सोल्युटली क्या है, करेक्ट है। तो कहने का सेंस ये बेटा कि व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू सॉल्व योर क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू नो द बेसिक्स देन यू विल हैव टू गो थ्रू द ऑब्जर्वेशन। अगर से आपका बेसिक ऑब्जर्वेशन क्लियर है तो इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने से रोक सके। ठीक है, तो चलिए नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ f of x is an invertible function and g of x is equal to 2 into f of x plus 5 then g inverse x is, यानी हमें g inverse x कैलकुलेट करना है और ऑप्शन जितना भी ध्यान से दिखेगा तो f इनवर्स के फॉर्म में दिया है। अच्छा, तो बातों को स्टार्ट करने से पहले बेटा एक बात ईमानदारी से बताइए कि किसी भी फंक्शन में यदि उसका इनवर्स एज ए इनपुट हो तो बेटा आइडेंटिटी फंक्शन बाहर निकलता है। कैसा फंक्शन बाहर निकलता है, आइडेंटिटी फंक्शन। तो देखिए हमें यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या दिया है, एक्सप्रेशन दिया बेटा कि g ऑफ x इज इक्वल टू है 2 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 5। सही है, और हमें g ऑफ g इनवर्स टाइप का फॉर्म बनाना है, तो क्यों ना हम x को रिप्लेस कर दे किससे, g इनवर्स x से। तो बेटा जब हम x को g इनवर्स x से रिप्लेस करेंगे तो ये आएगा g ऑफ g इनवर्स x इज इक्वल टू 2 इंटू एफ ऑफ g इनवर्स x प्लस 5।
सही है। अब देखो बड़ा ध्यान से क्या होगा, g ऑफ g इनवर्स x की वैल्यू तो x है, तो इसकी जगह पर x लिख दिया, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 टाइम्स f ऑफ g इनवर्स x प्लस 5। सही है, या पॉजिटिव लेफ्ट में आके नेगेटिव, तो बेटा ये आ जाएगा x माइनस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू f ऑफ g इनवर्स x। और बेटा आप सोचो f जो है वो भी इन्वर्टिबल है, तो यदि f भी इन्वर्टिबल है तो जब मैं f को लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा, हालांकि शिफ्टिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, आपको दोनों साइड इनवर्स लेना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल मैं शिफ्ट करता हूं, तो जब मैं शिफ्ट करूंगा बेटा तो ये आ जाएगा f इनवर्स x माइनस 5/2 इज इक्वल टू g इनवर्स x। यानी कि फाइनली आप क्या बोल सकते हो, फाइनली आप बोल सकते हो कि g इनवर्स x इज इक्वल टू आएगा f इनवर्स x माइनस 5/2। तो g इनवर्स इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। यानी कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, सिर्फ ये वाला कॉन्सेप्ट कि किसी भी फंक्शन में जब उसका इनवर्स एज ए कंपोजिट होता है तो यूनिवर्सली वह आइडेंटिटी फंक्शन रिटर्न करता है। ठीक है, चलिए तो नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 56। अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 56 को बड़ा ही ध्यान लगाकर समझिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 56 नंबर क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि f सच दैट ऑल रियल नंबर अप्रोचेस टू 0 से π/2 बी डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस a, देन द सेट वैल्यू ऑफ a फॉर विच f इज ऑन टू, है ना। हमें a बताना है, a की सेट वैल्यू बताना है जिसके लिए ये फंक्शन ऑन टू हो। अच्छा बेटा एक चीज सोचो कि अगर से मैं यहाँ पर एक सिंपल सा फंक्शन की बात करूं, f ऑफ t इज इक्वल टू tan इनवर्स t, यानी इनवर्स जो होता है वो एंगल होता है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो बड़ा सोचिए कि कोई भी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब आएगा, जब उसका इनपुट ऑलवेज पॉजिटिव हो। यानी कि यहां से कंडीशन बनता है कि t जो है यदि ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 हो, t यदि ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 हो, तो यह जो फंक्शन होगा वह ऑलवेज फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपना आउटपुट रिटर्न करेगा। बस यहीं से कॉन्सेप्ट बना लो, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हमारे पास है tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस a। ठीक है, और हमारा जो इसका आउटपुट आना चाहिए वो 0 से π/2 के बीच में आना चाहिए, तो 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि जो इसका इनपुट होगा वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। अब इनपुट पॉजिटिव होगा मतलब x स्क्वायर प्लस x प्लस a इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। अब बेटा सोचो कि कोई भी क्वाड्रेटिक यदि उसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है और वह ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 है, तो या तो वह x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, टच करेगा, और या तो वह x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। यानी कि या तो वह एक सोल्यूशन देगा और या तो वह नो सोल्यूशन देगा। और बेटा यदि वह एक सोल्यूशन या नो सोल्यूशन दे तो ऐसे केस में जो केस बनता है वो बनता है d इज लेस देन आर इक्वल्स टू 0। ठीक है, d इज लेस देन आर इक्वल्स टू 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन आर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4a इज लेस देन आर इक्वल्स टू 0। यह निगेटिव बेटा राइट में जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4a इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 1 आएगा, है ना। अब ये 4 मल्टीप्लाई राइट में जाके डिवाइड होगा, तो a इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/4। यानी कि a की वैल्यू जो है वो या तो 1/4 होनी चाहिए या तो 1/4 से बड़ी होनी चाहिए। यानी आप बोल सकते हो कि a बिलोंग्स टू 1/4 से इंफिनिटी, 1/4 से इंफिनिटी। सही है, तो जब बेटा यह 1/4 से इंफिनिटी आ गया तो यानी यहाँ से हमें जवाब क्या मिला, बेटा यहाँ से हमें जवाब ये मिल रहा है कि सर ये जो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, कैसे करेक्ट होगा ये वीडियो में देखिएगा। थोड़ा सा मुझसे वीडियो पॉज हो गया था जिसकी वजह से हम एक स्टेप आगे बढ़ गए और पिछले 2 बार से ऐसा हुआ है, तो खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़ा ध्यान रखूंगा कि ये प्रॉब्लम हमारे साथ ना आए। तो जो 56 का था बेटा वो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x इज इक्वल टू
इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन पाई प्लस एक्स, वेयर ब्रैकेट इज रिप्रेजेंटिंग द फ्रैक्शनल पार्ट, है ना। देखिए हमारे पास फंक्शन क्या है बेटा, हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन पाई प्लस एक्स, सही है। अब बड़ा ध्यान से समझिएगा, आपको पता है कि साइन 180 डिग्री प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो बेटा यहां से क्या आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स। अब बेटा आपको एक छोटी सी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए फ्रैक्शनल पार्ट की, बस छोटे से प्रॉपर्टी की जरूरत है कि यदि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स है, ठीक है, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बनता है। एक बनता है जीरो, कब, जब x बिलोंग्स टू इंटीजर हो जाए, और दूसरा क्या बनेगा, दूसरा में आएगा हमारे पास, देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को लिखेंगे हम 1 माइनस एक्स, तो अगर से x इंटीजर को बिलोंग नहीं करता है तो बेटा ये आएगा 1। ये आपकी प्रॉपर्टी होता है, इस प्रॉपर्टी को आप सेल्फ देखिएगा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसका मतलब अब सोचो कि यदि बेटा साइन एक्स की वैल्यू इंटीजर हो गया तो यह पूरा का पूरा जो टर्म होगा वो जीरो हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में जीरो तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता है। इसका मतलब कि साइन एक्स जो है वह कभी भी जीरो या प्लस माइनस 1 नहीं होना चाहिए। अब अगर से साइन एक्स कभी भी जीरो या प्लस माइनस 1 नहीं होना चाहिए, बाकी साइन कुछ भी होगा उससे हमारा रिजल्ट 1 आएगा। क्यों? क्योंकि अगर से साइन इंटीजर हो गया तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, और डिनोमिनेटर जीरो के केस में फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर हम ऑल रियल नंबर को लेंगे, लेकिन न तो हम एन पाई को ले सकते हैं और न ही ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 ले सकते हैं, क्योंकि दोनों केस में ये इंटीजर हो जाएगा वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि दोनों केस में ये इंटीजर हो जाएगा, और ऐसे केस में डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा जीरो। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो बेटा, यहाँ से आप ध्यान से देखो तो न तो ए ऑप्शन डोमेन में आ रहा है, न तो बी ऑप्शन डोमेन में आ रहा है, न तो सी ऑप्शन डोमेन में आ रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, आई मीन नन ऑफ दीज, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x अपॉन पाई प्लस 1/2 वेयर x इज नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। क्यों बोल रहा है, क्योंकि अगर से इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो ये इंटीजर रिटर्न करने लगेगा। एंड बॉक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज, किस टाइप का फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा, इवन फंक्शन होगा, नाइदर इवन नॉर ऑड होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं भाई, अगर से हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, हमें इवन ऑड चेक करना है। तो बेटा मैंने क्या बोला था, मान लीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x अपॉन पाई प्लस 1/2, और हमें x की जगह पे क्या रिप्लेस करना है, माइनस एक्स, क्योंकि इवन और ऑड चेक करने के लिए हम x की जगह पर माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे। तो बेटा जब हम x की जगह पर माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे तो ये क्या आएगा, cos माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 2x बाई पाई प्लस 1/2। अब देखिए आपको यहाँ से एक छोटी सी बात होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स की वैल्यू -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है, कब, जब x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। और वैसे भी जब x इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं है तो बेटा यह भी ऑलवेज नॉन इंटीग्रल के कैटेगरी में ही आ रहा है। तो जब ऑलवेज नॉन इंटीग्रल के कैटेगरी में आएगा तो बेटा क्या हो जाएगा, cos माइनस थीटा हमारे पास होता है cos थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x बाई पाई प्लस का आ जाएगा 1/2। बेटा और आगे यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें तो आप देखो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा cos x डिवाइडेड बाई माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x बाई पाई, 2x बाई पाई, और बेटा -1 प्लस 1/2 विल बी -1/2। तो यदि बेटा मैं चाहूँ तो इस कंप्लीट टर्म में से माइनस एज ए कॉमन ले सकता हूँ। यदि मैं चाहूँ तो इस कंप्लीट टर्म में से
इस कंप्लीट टर्म में से मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ। तो बेटा यदि मैं इस कंप्लीट टर्म में से माइनस कॉमन ले लूँ तो देखो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा बेटा cos x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x बाई पाई प्लस 1/2। सही है। अब देखिए क्या हो जाएगा, माइनस cos x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x बाई पाई प्लस 1, यानी कि आ जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स। और बेटा देखो जब मैंने फंक्शन में x की जगह पर माइनस एक्स डाला तो फंक्शन तो वही मिला लेकिन साइन रिवर्स हो गया बेटा। तो जहां पर फंक्शन वही मिले और साइन रिवर्स हो जाए तो ऐसे केस में जो फंक्शन आता है वह एक ऑड फंक्शन आता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो चलिए नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि सर जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ए स्क्वायर माइनस 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ए प्लस 4 एक्स क्यूब माइनस 6 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए का स्क्वायर माइनस 52a, है ना। बड़ा ये लग रहा है कि मैंने थोड़ा सा यहाँ पर एरर किया है इसको लिखने में, है ना। इस क्वेश्चन को शायद मैंने लिखने में एरर किया है जिसकी वजह से मैं इस क्वेश्चन को अभी ड्रॉप कर रहा हूं। ड्रॉप दिस क्वेश्चन। मैं अभी रिसेंट में इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर रहा हूं और ड्रॉप करने के पीछे कारण क्या है, ड्रॉप करने के पीछे कारण ये बेटा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं है ना, क्लियरली लिखा नहीं गया है। अगर से ये क्वेश्चन क्लियरली लिखा गया होता तो करना कुछ नहीं था बेटा। बी एन इवन फंक्शन कह रहा है कि अगर से ये इवन फंक्शन हो तो आपको बताना है कि एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा। तो सोचिए, मैं आपको वैसे हिंट दे देता हूँ कि क्या करना है। अगर से यह इवन फंक्शन है तो बेटा ऑड पावर वाले जो टर्म्स हैं वो एब्सेंट होने चाहिए। मतलब आप कुछ मत करो, इसको 0 के इक्वल करके आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर ए मिल जाएगा। जब आप इस वाले टर्म्स को 0 के इक्वल करोगे तो आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए मिल जाएगा। और आपको पता है कि जब आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर ए और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए मिल जाएगा तो एनी नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ए प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए। तो जितने जितने डिफरेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर के वैल्यू आएंगे और जितने जितने डिफरेंट फ्रैक्शनल पार्ट के वैल्यू आएंगे उनको ऐड करके सारे डिफरेंट वैल्यूज निकाल लीजिएगा और फाइनली उन सभी डिफरेंट वैल्यूज को क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। तो बच्चा पार्टी ये तो था इसका हिंट। अगर से आपको हिंट क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में ये जरूर टाइप करिएगा कि हाँ सर क्लियर है ना। यदि आप लोगों को हिंट क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में ये जरूर टाइप करिएगा कि हाँ सर हिंट क्लियर है। हालांकि ये क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस कर सकूं। तो अभी तक हमसे टोटल 3 क्वेश्चन ड्रॉप हुए हैं और जितने भी क्वेश्चन ड्रॉप हो रहे हैं बेटा उसको लास्ट वाला जो लेक्चर होगा उसमें सारे में मैं कंक्लूड कर दूंगा, क्योंकि कुछ में तो मुझे टाइपिंग में दिक्कत है और कुछ में जो है वो मैंने टाइप तो किया है लेकिन प्रॉपर वे में ये टाइप नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। हमारा आज का ये आखिरी क्वेश्चन होगा एंड आई होप नाउ वी आर रेडी टू सॉल्व लास्ट क्वेश्चन। देखो बेटा क्या कह रहा है कि f सच दैट -10 से 10 डोमेन है और को डोमेन है ऑल रियल नंबर। फंक्शन हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर बाई ए बी एन ऑड फंक्शन देन द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ पैरामीटर a इज स्लैश r, है ना। पूछ रहा है कि a की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में होनी चाहिए अगर से ये फंक्शन ऑड फंक्शन है। तो बेटा f ऑफ x इज इक्वल टू हमें क्या दिया है, ये दिया है हमें साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर बाई ए। ठीक है, अब देखो बेटा साइन एक्स जो होता है वो ऑड फंक्शन होता है, साइन फंक्शन तो ऑड फंक्शन होता ही होता है। लेकिन बेटा ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है यह तो नाइदर इवन नॉर ऑड है, ये तो कुछ भी नहीं है भाई। तो जब यह कुछ भी नहीं है बेटा तो इसका मतलब कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर से हटा दिया जाए तो हमारा जो साइन एक्स होगा या जो हमारा फंक्शन होगा वो कंप्लीटली ऑड हो जाएगा। तो बेटा किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर को हटाएंगे कैसे, किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर को हटाना मतलब उसकी वैल्यू 0 की इक्वल करना, और कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर से 0 है यानी उसके जो t की वैल्यू होगी वो 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, यानी जो उसका इनपुट आएगा वो 0 से 1 के बीच में आना चाहिए। तो कभी भी इनपुट 0 से 1 के बीच में तभी होगा बेटा जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर ऑलवेज बड़ा हो।
यानी कि यह जो a है यह a स्क्वायर से ऑलवेज क्या होना चाहिए, बड़ा। अब ध्यान से देखिए बड़ा कैसे बनाएंगे, तो जो x की वैल्यू है वह -10 से 10 के बीच में है। हमने दोनों साइड का स्क्वायर कर लिया, तो यह 0 से लेकर 100 के बीच में आएगा। अब सोचो बेटा, जो हमारे पास न्यूमरेटर है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 100 है, तो यदि डिनोमिनेटर 100 से बड़ा हो जाए तो बेटा यह ऑलवेज डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो जाएगा। मतलब यहाँ से जो कंडीशन बनेगा वो बनेगा a इज ग्रेटर देन 100। तो a कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करना चाहिए, 100 से लेकर इंफिनिटी तक, लेकिन 100 पर ओपन। तो बेटा इस तरीके से विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो बच्चा पार्टी आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। और मैं आप लोगों से थोड़ा सा सॉरी कहना चाहूँगा कि मैंने 59 नंबर क्वेश्चन को प्रॉपर वे में टाइप न करने की वजह से मैं उसको डिस्कस नहीं कर पाया, बट आई होप कि मैंने जो आपको हिंट दिया है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा और आप उस हिंट की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और यदि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और उसका आंसर मिले तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू बच्चा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। इसी तरीके से हमारे चैनल पर बने रहिए और नए नए वीडियोस के लिए देखते रहिए पीयूष जेई मैथ। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।